हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मुकुल मिश्रा, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसको हम लोग ने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। तो रसायन विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो रिकॉर्ड किया था उसमें इसी चैप्टर के कुछ सिंपल टर्म्स को डिस्कस किया था। आज उसी को आगे कंटिन्यूएशन में करेंगे और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आगे के लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 लेक्चर में हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज इसी टॉपिक को बहुत सिंपल वे में, आसान लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे और अपनी एक समझ मोल कंसेप्ट के रिगार्डिंग इंप्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मोल से जैसे ही आपके मन में आपको मोल शब्द सुनाई देता है तो आपके मन में क्या धारणा आती है, क्या आप उसको क्या समझते हैं कि मोल एक्चुअली होता क्या है। तो इसको वैसे परिभाषा के रूप में तो हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन परिभाषा हमें सही सेंस नहीं बता पाती है या हम उसको सही सेंस में ले नहीं पाते हैं। तो इसको आसान तरीके से कैसे समझा जाए, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे अगर हम ये कहते हैं कि एक मोल या एक दर्जन का मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे 12। तो आपने जैसे कहा कि एक दर्जन, बेसिकली एक दर्जन हमारा क्या है 12 इकाइयां, 12 इकाई। तो 12 इकाई किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी वस्तु की हम 12 इकाइयां अगर ले लेते तो एक दर्जन हो जाती हैं। तो सिंपली आपको मोल के लिए भी यही बात अप्लाई करनी है। एक नंबर आपको नोट करना है दिमाग में, क्या कि एक मोल एक नंबर है जिसे हम 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, 6 गुणे 10 की घात 23 लगभग, जिसका मान 6 गुणे 10 की घात 23 लगभग होता है। तो इसे सिंपली हम Na आवागद्रो संख्या कहते हैं, इसे Na से हम प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे तो इसका एक्चुअल मान 6.023 गुणे 10 की घात 23 है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम केवल 6 इंटू 10⁻23 रख लेते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो एक मोल बराबर हमारी Na संख्या है, यानी कि 6.0 इंटू 10 की घात 23 क्या इकाइयां, किसी भी सब्सटेंस की उतनी ही इकाइयां, इस संख्या के रूप में इकाइयां। तो इकाई जैसे एक दर्जन बराबर 12 है, वैसे ही एक दर्जन बराबर एक मोल बराबर 6 गुणे 10 की घात 23 इकाइयां होंगी। समझ रहे हैं? तो अब जैसे ये नंबर 10 की घात 23 होने का क्या मतलब है कि ये एक नंबर बहुत बड़ा नंबर है और इतने नंबर में किसी वस्तु का होना थोड़ा असंभव है। इस इतने नंबर में किसी वस्तु का मतलब, जैसे अगर मैं कहूँ एप्पल, जैसे मैं कहूँ कि चेयर्स, कुर्सियाँ, या कहूँ कुछ टेबल, तो इसका होना असंभव सा लगता है क्योंकि ये इतना बड़ा नंबर है। इसको अगर पूरे पृथ्वी में भी जितनी कुर्सियां हैं अगर उनको जोड़ा जाए शायद वो इस नंबर को तक नहीं पहुंच पाएंगी। बहुत बड़ा नंबर है, इतने नंबर में नहीं होंगी। तो फिर ये इसको हम किस पे लगा सकते हैं, तो ये केवल छोटी वस्तुओं, छोटे कणों पर अप्लाई हो सकता है। छोटे कण का मतलब जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु, इन पर हम ये बात अप्लाई कर सकते हैं कि एक मोल कैल्शियम, एक मोल NH3, एक मोल CO2, इनके कणों की संख्या इस नंबर में व्यक्त की जा सकती है क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे हैं। तो अब जैसे ये कहा जाता है कि एक मोल NH3, अब एक मोल NH3 का क्या मतलब है? एक मोल NH3 का सिंपल सा मतलब है कि 6.0 इंटू 10 की घात 23 NH3 अणु, NH3 अणु। ऐसे ही अगर कहते हैं एक मोल CO2, इसका क्या मतलब है?
तो 1 मोल CO2 का सिंपल सा मतलब क्या निकला है, संख्यात्मक रूप में हम लोग इस मोल को व्यक्त कर रहे हैं। तो 1 मोल को संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो 6.0 इंटू 10 की घात 23 क्या CO2 क्या है, अणु, तो अणु लिख लिया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ये बोला जाए कि 1 मोल कैल्शियम, तो क्या मतलब होगा, इतनी ही संख्या में यानी कि Na संख्या में Ca कैल्शियम परमाणु, क्योंकि परमाणुवीय अवस्था में है परमाणु। अगर ये कहते हैं कि 1 मोल सोडियम आयन, इसका क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब ये है सिंपल सा कि 6.0 इंटू 10 की घात 23 या Na सोडियम आयन। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1 मोल को हम संख्यात्मक रूप में Na इकाइयों से व्यक्त कर सकते हैं, वो चाहे वो किसी भी सब्सटेंस के लिए हो, हम Na इकाइयों से उसको व्यक्त कर सकते हैं। तो 1 मोल एक संख्यात्मक रूप में 6.02 इंटू 10⁻23 है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंपल बात हो गई। अब मोल को और किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, एक ही मोल को हम और किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो भार के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अब ये भार के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, संख्यात्मक मान तो हमने निकाल लिया, अब भार के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो भार के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो भार के रूप में अगर व्यक्त करना है वो, और वो भी ग्राम में हम करेंगे इसमें, तो 1 मोल को अगर मैं भार में व्यक्त करना है तो सबसे पहले जो भी सब्सटेंस दिया है उसका परमाणु भार या अणु भार आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपसे कहा भी था कि सबसे पहला काम, अगर एज अ बिगिनर हम केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक सभी तत्वों के, जो भी 1 से 30 तक हैं, और उनके परमाणु भार याद होने चाहिए। ये कंपलसरी है, ये तो इसके बिना तो बात बनेगी ही नहीं, ठीक है। तो पहले ये काम जरूर कर लीजिएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं किया तो, अगर केमिस्ट्री की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्वेश्चन को इजीली हैंडल करना है, तो ये काम जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक काम ये करेंगे कि जितने कॉमनली यूज्ड, जो बार बार यूज होते हैं यौगिक, उनके अणु भार 10, 20, 50 होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, तो उन 50 यौगिकों के अणु भार एक बार कॉपी में आप लिख लीजिए। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको जो क्वेश्चन है वो हैंडल करने में आसानी होगी, आपका दिमाग तुरंत रिस्पांस देना शुरू कर देगा, क्वेश्चन को अच्छे से पिकअप करने लगेगा। बात समझ रहे हैं, तो ये काम जरूर कर लीजिएगा। तो 2 काम बताए मैंने, पहला काम बताया परमाणु भार, 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का याद होना चाहिए। दूसरा, जितने कॉमनली यूज्ड यौगिक हैं उनके अणु भार आपको याद होने चाहिए। लगभग कितने होंगे, वही 50 के आसपास मैंने संख्या बताई, तो इतने ही होते हैं जो जनरली बार बार यूज होते हैं, ठीक है। तो ये काम जरूर कर लेंगे। तो अभी बात करते हैं कि इसको भार में कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहां पर 1 मोल NH3 दिया है, तो NH3 का अणु भार, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 लेते हुए हम क्या बोल सकते हैं कि इसका परमाणु भार, इसका अणु भार, NH3 का अणु भार 17 हो जाएगा। तो अभी अणु भार से उसको भार में कैसे व्यक्त करेंगे, तो जो अणु भार आएगा बस उसी को ग्राम में अगर व्यक्त कर देते हो तो वो उसके 1 मोल क्वांटिटी को बताता है। तो NH3 के लिए 17 ग्राम NH3 1 मोल को व्यक्त करते हैं। NH3 के 17 ग्राम उसकी 1 मोल क्वांटिटी को व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अगर 1 मोल CO2 के बारे में बात करें तो 1 मोल CO2, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, अगर इन CO2 का ओवरऑल अणु भार निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 44। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 44 इसका परमाणु और इसका अणु भार आ रहा है, तो 44 को ग्राम में अगर हम व्यक्त कर लेते हैं तो बस अब हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका 1 मोल का भार आ गया CO2 का। तो 44 ग्राम CO2 पूरे 1 मोल क्वांटिटी को व्यक्त करती है। ऐसे ही
2 मोल क्वांटिटी अगर कह दिया जाए कि 2 मोल क्वांटिटी कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, 2 से गुणा कर लेंगे, मतलब 88 ग्राम। NH3 के लिए 2 मोल कितना होगा, तो 34 ग्राम। 3 मोल कितना होगा, 51 ग्राम। तो सिंपली 1 मोल क्वांटिटी को अगर हमें व्यक्त करना है तो बस उसके परमाणु भार या अणु भार को ग्राम में व्यक्त लेना है। तो ऐसे ही 1 मोल कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40, तो हम क्या लेंगे, 40 ग्राम कैल्शियम। सही है। इसी तरह 1 मोल सोडियम, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, तो 23 हमें केवल लेना है, वो भी ग्राम में लेना है, AMU में नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे। 23 ग्राम सोडियम जो इसके 1 मोल क्वांटिटी को व्यक्त करेगा। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से इसको अब जनरलाइज कर लेते हैं इस बात को। तो जनरलाइज कैसे किया जाए, एक आइडिया कैसे डेवलप किया जाए, अपने दिमाग में क्या बिठाया जाए कि 1 मोल क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की, उसका ग्राम परमाणु भार होती है, ग्राम परमाणु भार या फिर ग्राम अणु भार होती है, ग्राम अणु भार होती है। कहने का मतलब अगर किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम परमाणु भार, 1 ग्राम परमाणु उसकी वैल्यू दी गई है, 1 ग्राम परमाणु अगर कैल्शियम बोला गया है, तो मतलब इसके 1 मोल क्वांटिटी दे दी गई है, उसकी वैल्यू होगी 40 ग्राम। इसी प्रकार 1 ग्राम परमाणु अगर सोडियम बोला जा रहा है, तो इसका मतलब है वो 1 मोल क्वांटिटी पूछी जा रही है उसकी, तो उसका 1 मोल क्वांटिटी कितनी है ग्राम में, तो 23 ग्राम। इसी तरह 1 ग्राम अणु CO2 अगर बोला जाता है, 1 ग्राम अणु, तो 1 ग्राम अणु का मतलब 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 का भार कितना होगा, 44 ग्राम। बात क्लियर है। तो इस तरह से हम 1 मोल को संख्यात्मक रूप में और भार के रूप में ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं। तो मोल को हमने 2 तरीके से अभी सीख लिया, मोल को हम कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो मोल को हम व्यक्त कर सकते हैं संख्या के रूप में, मोल को व्यक्त कर सकते हैं भार के रूप में। एक और तरीका है मोल को व्यक्त करने का, लेकिन वो केवल गैसीय अवस्था के लिए है। जब पदार्थ गैसीय अवस्था में होगा तभी ये बात एप्लीकेबल होगी। जैसे तो 1 मोल गैस का आयतन STP पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। STP मानक ताप दाब स्थिति। अच्छा, अब इसमें अगर हम ये कहते हैं कि 1 मोल NH3 जो सामान्य अवस्था में किस रूप में है, गैसीय अवस्था में है, तो गैसीय अवस्था में इसका मतलब इसका आयतन हम क्या व्यक्त कर सकते हैं, इसका आयतन STP पर हम व्यक्त कर सकते हैं 22.4 लीटर STP पर। यहां ये बात ध्यान देने वाली है, हर बार STP जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि एक निश्चित स्थिति में ही ये 22.4 लीटर इसका आयतन होगा। इसी प्रकार 1 मोल CO2 गैस का आयतन, CO2 भी सामान्य अवस्था में गैसीय रूप में होती है, तो इसका भी आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर STP पर। लेकिन क्या यही बात हम कैल्शियम या सोडियम के लिए कह सकते हैं? तो भाई ये सॉलिड अवस्था में है, यानी कि ठोस अवस्था में है, और सोडियम भी सॉलिड अवस्था में है, इस वजह से इसको हम इनके लिए ये बात नहीं कह सकते। तो केवल गैसीय अवस्था के लिए अगर हमें 1 मोल क्वांटिटी को आयतन में व्यक्त करना है, तो हम आराम से 1 मोल क्वांटिटी को आयतन के रूप में 22.4 लीटर 1 मोल के लिए व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरह से 1 मोल को हमने अब तक संख्या के रूप में व्यक्त कर लिया, जो कि एक एवोगाड्रो संख्या थी जो परिवर्तित नहीं हो रही थी। 1 मोल क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की लोगे, हर बार संख्या समान ही आ रही है, ये देख ही रहे हैं आप। अच्छा, आयतन भी अगर 1 मोल कोई गैस है तो उसका आयतन STP पर वो भी संख्या समान ही आएगी, 22.4 लीटर ही आएगा। तो 1 मोल किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर रखना है। तो यहाँ पे भी संख्या समान है जो आयतन के रूप में व्यक्त की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भार एक ही मोल क्वांटिटी सबकी ली गई है, लेकिन भार सबके अलग अलग रखे गए हैं। क्यों रखे गए? क्योंकि सबके परमाणु भार या अणु भार अलग अलग हैं। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, आपको सभी यौगिकों के जो कॉमनली यूज होते हैं और 1 से लेकर 30 तक कम से कम परमाणु भार तो याद होना ही चाहिए। बात समझ रहे?
तो अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इस एक मोल क्वांटिटी को हमने संख्या के रूप में व्यक्त करना सीख लिया, भार के रूप में व्यक्त करना सीख लिया और आयतन के रूप में व्यक्त करना सीख लिया। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फिर उसके बाद मोल कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करना, एड्रेस करना शुरू करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल क्या लेते हैं कि 1 मोल O2 गैस, तो अभी संख्या के रूप में आप क्या बोलोगे, कितनी संख्या, कितने O2 की संख्या, तो संख्या के रूप में एवोगैड्रो संख्या NaO2 अणु, इसके संगत संख्या कितनी हो गई, NaO2 अणु। बात समझ गए। इसके बाद इसको भार में अगर व्यक्त करना है तो क्या व्यक्त करोगे, 1 मोल O2 का मतलब जो इसका अणु भार है, 1 ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, यानी कि 32 ग्राम O2। सही है। अब इसी को अगर हमें आयतन में व्यक्त करना है, तो आयतन में अगर व्यक्त करना है तो हम क्या बोल सकते हैं, 22.4 लीटर STP पर O2 गैस का आयतन है ना, 22.4 लीटर O2 गैस का आयतन रहेगा STP पर। अब अगर मान लेते हैं यही मैंने ले लिया होता 1 मोल जल H2O, तो क्या इसका संख्या के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं संख्या के रूप में कितना होगा। तो संख्या के रूप में बिल्कुल जैसे हमने कहा था कि एवोगैड्रो संख्या के बराबर ही इसमें जल के क्या होंगे, अणु होंगे, क्योंकि ये आणविक रूप में है। तो हम क्या लिखेंगे 6.0 × 10⁻23 यानी जल अणु। अच्छा, इसी में अगर हमें इसको भार के रूप में व्यक्त करना है तो जल का जो H2O का अणु भार है वो कितना है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कुल मिला के कितना आएगा 18 ग्राम जल। सही है। अच्छा, इसी को अगर हमें आयतन के रूप में व्यक्त करना हो, अच्छा अभी मैंने बोला है जल, यानी कि लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और क्या द्रव अवस्था के लिए क्या ये बात कह सकते हैं कि इसका आयतन 22.4 लीटर होगा, तो नहीं, बिल्कुल सही कि हम इसको नहीं कह सकते हैं। तो फिर क्या यहाँ पर हम कोई आयतन व्यक्त कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आयतन क्या व्यक्त किया जा सकता है, तो व्यक्त तो किया जा सकता है, लेकिन कम से कम 22.4 लीटर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में नहीं है। हाँ, अगर जलवाष्प होता तो एक बार हम 22.4 लीटर लिख देते, सही होता वो, लेकिन गैसीय अवस्था में नहीं, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। तो एक्चुअली इसका वॉल्यूम फिर होगा कितना, क्योंकि अगर कोई सब्सटेंस है तो कुछ ना कुछ तो आयतन उसका होगा ही होगा, तो इसके आयतन को भी व्यक्त किया जा सकता है। बहुत सिंपल है कि घनत्व जल का घनत्व का हमें सहारा इसमें लेना पड़ेगा कि जल का घनत्व हमें पता है कि 1 होता है। 1 घनत्व होने का मतलब है कि 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 ग्राम हम जल लेंगे तो उसका आयतन भी 1 ही ml होगा, सिंपल सी बात। तो अगर 18 ग्राम अगर हम ले लें तो उसका आयतन भी 18 ml हो जाएगा, एक बात की नहीं सही। तो चूंकि डेंसिटी अगर 1 है, D बराबर m/v, तो D अगर 1 है तो मास और v यानी कि आयतन, द्रव्यमान और आयतन आपस में बराबर हो जाएंगे। अब द्रव्यमान ग्राम में होगा, आयतन ml में होगा, क्योंकि इसका यूनिट ग्राम प्रति ml में दिया गया है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि 18 ग्राम जल होने की वजह से, 18 ग्राम तो था जल, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 18 ml H2O जल, जो लिक्विड अवस्था में है ना। तो इस तरह से हम H2O का आयतन बता सकते हैं उसके डेंसिटी के बेसिस पर। तो यहाँ ये बात सीखने को मिली कि जब भी गैसीय अवस्था होगी तभी 22.4 लीटर लेना है, अन्यथा नहीं लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब एक फ्लो चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं ये कहूँगा कि आप भी अपनी कॉपी पेन में लेकर
इस फ्लो चार्ट को मेरे साथ डिजाइन करिए, मेरे साथ बनाइए अपनी कॉपी में। तो क्या दिया गया है इसमें, कुछ यहाँ पे पद दिए गए हैं अलग अलग, मोल संख्या, भार, आयतन, मोल परमाणु, कुल न्यूट्रॉन, कणों की संख्या, कुल परमाणु, कुल इलेक्ट्रॉन, कुल प्रोटॉन, ऐसे करके अलग अलग इसमें पद दिए गए हैं। अब इनमें कैसे एक संबंध हमें स्थापित करना है कि अगर मोल संख्या को भार में व्यक्त करना है, या भार को मोल संख्या में व्यक्त करना है, आयतन को मोल में व्यक्त करना है, या मोल संख्या को आयतन में व्यक्त करना है, या मोल संख्या को कणों की संख्या में व्यक्त करना है, या इसी का रिवर्स करना है, तो कैसे व्यक्त करेंगे। तो व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ जो सिंपल फॉर्मूले हैं मोल के लिए, वो क्या यूज करते हैं कि मोल की संख्या बराबर, जब दिए गए सब्सटेंस की क्वांटिटी अगर ग्राम में दी गई है, तो दिया गया भार, जो भी सब्सटेंस दिया गया उसका जो भी भार दिया गया है, डिवाइडेड बाय उसका परमाणु भार या अणु भार से उसका भाग करके हम मोलों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं, है कि नहीं। ये सिंपल एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं मोल संख्या निकालने के लिए। और एक मोल संख्या निकालने के लिए और क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एक दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर जो भी सब्सटेंस या क्वांटिटी दी गई है वो अगर संख्यात्मक रूप में दी गई है, किसी संख्या में व्यक्त की गई है, जैसे तो हम क्या लिखेंगे, दिए गए कणों की संख्या, जो भी सब्सटेंस के कण दिए गए हैं उनके कणों की संख्या डिवाइड बाय आवागैड्रो संख्या, जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं, इससे डिवाइड कर लेना तो हमें मोल संख्या आ जाएगी। फिर क्या आ जा रहा है कि मोल संख्या, अगर मान लेते हैं कि जो भी पदार्थ दिया है वो आयतन के रूप में दिया गया है, पदार्थ का मतलब यहाँ पे गैसीय अवस्था में आयतन दिया गया है, और स्थिति भी क्या रखी गई है, मानक ताप दाब स्थिति। तो मानक ताप दाब स्थिति में अगर आपको आयतन दे दिया जाए, तो दिया गया आयतन किस स्थिति में, STP पर डिवाइडेड बाय 22.4, ये सिंपल सूत्र हम लोग यूज करते हैं मोल की संख्या निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हाँ, तो अब जैसे कि मोल संख्या निकालने के लिए क्या बताया गया था कि भार को ग्राम में अगर व्यक्त किया गया है और हमें मोल संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना है, परमाणु भार या अणु भार से भाग देना है। तो परमाणु भार ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अणु भार से हमें भाग दे देना है। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हमें बस डिवाइड कर देना, जिससे भार ग्राम से मोल की संख्या के रूप में हमें उसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी, उसकी मात्रा पता चल जाएगी। लेकिन अगर मोल संख्या से वापस इधर भार में आना हो तो क्या करना होगा, तो गुणे ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कर लेना है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह मोल संख्या को अगर आयतन में व्यक्त करना है, नोट करते जाइएगा, मोल संख्या को अगर आयतन में व्यक्त करना है तो क्या करना है कि एक मोल का आयतन आपको 22.4 लीटर है, तो 4 मोल गैस का आयतन उसी का 4 गुना हो जाएगा। मतलब हमें 22 जितने भी मोल दिए गए हैं उसी में 22.4 से गुणा कर देनी है। इसका रिवर्स आना है तो इसी से 22.4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब मोल संख्या को अगर कणों की संख्या में व्यक्त करना है, मोल संख्या को हमें किस में व्यक्त करना है, कणों की संख्या में व्यक्त करना है। तो मोल से अगर कणों की संख्या को निकालना है तो Na से हमें गुणा करनी है। फिर कणों की संख्या से अगर मोल संख्या निकालनी है तो क्या करना है, तो इसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को अब थोड़ा एक्सटेंड किया गया है यहाँ पर
कि अगर मान लेते हैं हमें कुल प्रोटॉन, कुल इलेक्ट्रॉन या कुल परमाणु, कुल न्यूट्रॉन बताने हो तो कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले मोल से अगर हमें कुल परमाणु या कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो मोल से पहले कणों की संख्या में हम आएंगे, फिर कणों की संख्या से, यहाँ कणों की संख्या से मतलब क्या है, कणों की संख्या से मतलब अणु भी हो सकता है, वो कण का रूप जो है अणु के रूप में भी हो सकता है, परमाणु रूप में भी हो सकता है और आयन के रूप में भी हो सकता है। तो अगर जो भी कणों की संख्या आई है उसमें हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या कुल परमाणु, जो भी कण आए उनमें परमाणु निकालने हैं, तो हमें एक संख्या का और गुणा करना पड़ता है। यहाँ पर मैं उसे n1 से प्रदर्शित कर रहा हूँ। अगर कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n2 से गुणा करना पड़ेगा, कुल प्रोटॉन निकालने हैं तो n3 से गुणा करना पड़ेगा, कुल न्यूट्रॉन निकालने हैं तो n4 से गुणा करना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि ये n1, n2, n3, n4 है क्या, तो नोट कर लेंगे। यहाँ n1 या n2 या n3 या n4 क्रमशः एक कण में, एक पार्टिकल में उपस्थित, एक कण में उपस्थित परमाणु की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या या फिर न्यूट्रॉन की संख्या है, न्यूट्रॉन की संख्या है। क्या कहा गया कि अगर एक कण में, n1 नंबर क्या है, एक कण में उपस्थित परमाणु की संख्या है, n2 क्या है, एक कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n3 क्या है, एक कण में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है, n4 क्या है, एक कण में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या है। अब बार बार कण बोल रहे हैं तो इसका सेंस क्या लिया जाना चाहिए, जैसे एक इसको एक NH3 अणु अगर लिया जाए तो एक NH3 अणु में, सिंगल एक NH3 अणु में कितने परमाणु हैं, तो भाई एक नाइट्रोजन परमाणु है, 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो कुल परमाणु कितने हो गए एक अणु में, तो एक अणु में 4 परमाणु हो गए। तो यहाँ पर NH3 अणु के लिए n1 की संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि कुल एक कण में यानी कि एक अणु में इसके 4 परमाणु हैं। तो n1 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH3 के लिए 4। अगर यही CO2 कह दिया जाए तो CO2 अणु, अब अगर CO2 अणु कह दिया जाए तो आप कहोगे कितना, 3 परमाणु, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन। अगर यही कह दिया जाए कि एक कैल्शियम, अब कैल्शियम क्या है, ये तो स्वयं में परमाणु है, तो जब स्वयं में परमाणु है तो परमाणु तो पहले ही प्राप्त हो चुके हैं कण के रूप में, तो हमें आगे परमाणु निकालने ही नहीं है, फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी परमाणु निकल चुके हैं तो फिर हमें आगे इसके जाने, इसीलिए यहाँ पर इसको कण की संख्या के रूप में व्यक्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कण का मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है या फिर आयन भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये N2 क्या है, तो इसी NH3 अणु के लिए N2 नंबर क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है कि एक कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 है। तो एक कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 है, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन, सही, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर NH3 के लिए, स्पेशली NH3 के लिए N2 10 नंबर हो जाएगा, N2 का मान 10 हो जाएगा। यही अगर हम CO2 कहते तो CO2 के लिए इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, तो भाई 8, क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो अभी ऑक्सीजन 2 है तो 16 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 22। तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए किसके लिए, CO2 के लिए, CO2 के लिए जब हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन N2 का नंबर 22 हो जाएगा। मतलब ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम किस सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ये N1, N2, N3, N4 के नंबर डिसाइड होंगे।
अब जैसे मान लेते हैं कह दिया जाता है एक कैल्शियम परमाणु, तो अब कैल्शियम परमाणु के लिए 10 या 22 थोड़े ना ले सकते हैं कि एक कैल्शियम परमाणु में हमें देखना पड़ेगा कि N2 नंबर कितना हो सकता है। तो एक कैल्शियम परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है, कैल्शियम परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो 20 है। तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 20 है। तो अगर 20 है तो N2 नंबर कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जैसा सब्सटेंस उसके हिसाब से ये N1 N2 N3 नंबर डिसाइड होंगे। अब अगर आपको ये N1 N2 N3 नंबर ये सब क्लियर हो गए तो फिर आप उनसे कणों की संख्या जितनी आप प्राप्त कर चुके हैं उसमें बस ये नंबर और मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे कुल परमाणु, कुल इलेक्ट्रॉन, कुल प्रोटॉन या कुल न्यूट्रॉन निकाले जा सकते हैं। एक टर्म यहां देखिए और दिया गया है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, मोल परमाणु। अब जैसे यहां पर एक NH3 अणु ना कह के ये कह दिया जाता कि 1 मोल NH3 है हमारे पास, कितना, 1 मोल NH3। अगर 1 मोल NH3 है तो क्या हम ये बता सकते हैं कि इसमें कितने मोल परमाणु हैं? तो इसको उधर बाद में बात करते हैं, पहले इधर देखते हैं कि सिंपली 1 मोल NH3 में अगर नाइट्रोजन के परमाणु की बात की जाए, जैसा कि हमने कहा था कि एक NH3 अणु में 1 नाइट्रोजन का परमाणु है, 3 हाइड्रोजन का परमाणु है। और यही बात अगर मोल में व्यक्त की जाए तो सिंपली हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन है इसमें और 3 मोल हाइड्रोजन है, नहीं बोल सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे मोल परमाणु कितने हुए? तो मोल परमाणु हमारे आ गए 4 मोल परमाणु किसमें हैं? 1 मोल NH3 में, सही है ना। तो कुल मिलाकर हमारे पास एक जो नंबर आया वो 4 आया। तो यही N1 नंबर ही तो था यहाँ पर 4, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। तो अगर मोल परमाणु हमें निकालने हैं तो इस फ्लो चार्ट में हमें क्या करना होगा, बस केवल इतनी बात ऐड करनी पड़ेगी कि मोल संख्या से अगर मोल परमाणु निकालने हैं तो केवल N1 नंबर से गुणा करना पड़ेगा। मतलब NH3 के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, CO2 के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, और कैल्शियम तो खुद ही परमाणुवीय अवस्था में है। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने इसका फ्लो चार्ट पूरी तरह से बना लिया। अब जब तक इसकी कम से कम 4-5 एक्सरसाइज नहीं कर लेते तब तक वो स्मूथनेस नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो स्पीड नहीं होगी, वो स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए 4-5 एक्सरसाइजेस अगर आप कर लेते हैं फिर मोल कंसेप्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस केवल 5 एक्सरसाइजेस आपको करनी है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक एक्सरसाइज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ दिया गया है 51 ग्राम NH3। इसको हमें व्यक्त करना है। मान लेते हैं हमको इसके मोल की संख्या बतानी थी, मोल बताना था, इसका आयतन बताना था, आयतन वो भी किसमें, STP पर, जो स्टैंडर्ड स्टेट डिफाइन की गई थी उसी में आयतन हमको बताना है। कणों की संख्या बतानी है, कणों की संख्या, यहाँ पे कण कौन है, कण वही NH3 का अणु, तो कितने NH3 के अणु है वो संख्या बतानी है। चलिए कुल परमाणु बताने हैं इसी में, कुल परमाणु हमको अगर इसमें बताने हैं, या कुल न्यूट्रॉन बताने हैं, न्यूट्रॉन ले लेते हैं, कुल न्यूट्रॉन बताने हैं, तो हम कैसे बताएंगे? तो फ्लो चार्ट की बस एक बार हेल्प ले लेते हैं, 4-5 एक्सरसाइज करने में हेल्प लेंगे, फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो क्या फ्लो चार्ट क्या कहता है? तो अगर आपने फ्लो चार्ट बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो पहले प्रॉपर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर तरीके से उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो फ्लो चार्ट क्या कहता है हमको, 51 ग्राम हमारे पास NH3 है, तो NH3 से मोल में जाना है। तो फ्लो चार्ट हमसे ये कहता है कि इधर से इधर जाने में हमें ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भाग दे देना है। तो अब इसका ग्राम एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार और अणु भार कितना है। अब परमाणु भार NH3 के लिए परमाणु भार कहना तो ठीक नहीं क्योंकि ये आणविक अवस्था में है, तो NH3 का अणु भार कितना होता है? तो NH3 का अणु भार नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 1 लेते हुए हम क्या बोल सकते हैं, टोटल 17। तो 17 इसका अणु भार है। हमें क्या करना है, इसी अणु भार से
डिवाइड कर लेना है। तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया 17, यानी कि 51/17 बराबर कितना आ गया 3 मोल। आ गए 3 मोल। तो पहला आंसर तो हमको मिल गया 3 मोल। आ गया। अब हमको बात करनी है कि हमें आयतन बताना है, तो ठीक है बता देंगे आयतन। कैसे? फ्लो चार्ट में साफ साफ बताया गया कि जब भी मोल से आपको आयतन बताना हो क्या करना है 22.4 से गुणा कर देनी है। तो 22.4 से अगर 3 मोल में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 22.4 कितना आएगा? कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करने में ये आ जाएगा 66, तो ऐसे ही हो गया 67.2 लीटर हो गया। कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे, ये जरूरी है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन अगर मिस्टेक करते हैं तो फिर तो सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। तो कैलकुलेशन को आराम से करिए और विदाउट कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, तभी बात बनेगी, अदरवाइज फिर मतलब नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। अब हमारे पास 3 मोल आ चुके हैं NH3, उसको कणों की संख्या में व्यक्त करना। अच्छा, आयतन से कणों की संख्या तो निकलेगी नहीं। फ्लो चार्ट हमें साफ साफ सजेस्ट कर रहा है कि आयतन से तो कणों की संख्या निकलेगी नहीं, या बाहर से कणों की संख्या डायरेक्टली तो नहीं निकलेगी। इसको हमें पहले मोल निकालने ही पड़ेंगे। तो बस फ्लो चार्ट जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा हम करते जाएं। तो ठीक है, क्या करना होगा? तो मल्टीप्लाइड बाय इस पे क्या करना होगा Na, तो Na से गुणा कर लेते हैं। अच्छा, Na का मान 6.022 इंटू 10⁻23, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, आसान करने के लिए क्या लेते हैं 6 गुणे 10⁻23 ही ले लेते हैं, और वो सही भी है। आपका आंसर आ जाता है, क्लोज आंसर तक हम लोग पहुंच ही जाते हैं। या कई बार क्वेश्चन में जो उत्तर हमें देना होता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वो Na के रूप में ही आंसर पूछ लेता है, तो हमारे काम और आसान हो गया। फिर क्या है, फिर तो हमें बस 3 इंटू Na कर लेना है, आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूरा कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है फिर तो हम कैलकुलेट भी कर लेंगे, लेकिन हाँ कैलकुलेशन पूरे ध्यान से करेंगे, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो कणों की संख्या आ गई। अब हमें कुल परमाणु निकालने हैं। तो कुल परमाणु कैसे निकलेंगे? तो कुल परमाणु निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक N1 नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने को कहा गया था फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। अब ये N1 नंबर क्या है? तो N1 नंबर अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि NH3 के लिए कितना होगा 4 होगा। तो बस हमें क्या करना है, इन कणों की संख्या के मान में 3Na में बस हमें क्या गुणा कर लेनी है, 3Na में गुणा कर लेनी है। 3Na तो रहेगा ही रहेगा, इसमें बस 4 से और गुणा कर लेनी है। हो गया, हमारे कुल परमाणु आ जाएंगे, कैलकुलेशन हम कर ही लेंगे। ठीक है ना, 12 Na हो गया टोटल, है ना। अच्छा, कुल न्यूट्रॉन, अब हमें कुल न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो पहले इसमें निकालो। इसमें ये तो देखो कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए फ्लो चार्ट ने हमसे क्या कहा था कि N4 नंबर एक हमें गुणा करनी पड़ेगी। इसमें N1 नंबर जो कि कितना था 4 था, वो मल्टीप्लाई किया था। तो ऐसे ही N4 नंबर यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो नंबर क्या होगा? तो N4 नंबर एक NH3 अणु में जितने नाइट्रोजन है उनको हमें देखना है। तो NH3 अणु में 7 न्यूट्रॉन तो एक नाइट्रोजन परमाणु में ही हो गए, क्योंकि 7 and 14 लिखते ना, तो 14 द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक कितना आएगा 7, तो 7 न्यूट्रॉन तो इसमें हो गए। हाइड्रोजन के केस में न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 1H1, 1 - 1 0, तो इसका मतलब हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। तो कुल मिलाकर वैल्यू कितनी आई 7। तो बस हमें क्या करना है, इसी 7 से गुणा कर लेनी है, यानी कि 3 इंटू Na इंटू 7 कितना हो गया, ये 21 Na हमारा उत्तर आ गया। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज हमने बड़ी आसानी से फ्लो चार्ट की मदद से सॉल्व कर ली। ऐसे और भी एक्सरसाइजेस हमें करनी चाहिए, कम से कम 5-6 एक्सरसाइजेस तो करनी चाहिए। ठीक है, एक और हम लोग ट्राई करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ऑक्सीजन परमाणु की संख्या दी गई है एक O3 के सैंपल में। जैसे हमने ले लिया 1.2 गुणे 10⁻24 ऑक्सीजन परमाणु
जो उपस्थित हैं किसमें, एक O3 सैंपल में, नमूने में, है ना। तो एक O3 सैंपल में अगर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इतनी दी गई है, तो क्या हम उसके मोल, O3 के मोल, O3 का भार, O3 का आयतन, या उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं। क्या क्या करना है हमें? निकालना है भार, निकालना है भार, ग्राम में बताना है, ठीक है। या हमको आयतन बताना है, आयतन STP पर बताना है, या हमको कुल प्रोटॉन बताने हैं, ठीक है। तो कुल प्रोटॉन बताने, तो कैसे बताएंगे? तो एक क्या करना होगा कि 1.2 गुणे 10 की घात 24 अगर ऑक्सीजन परमाणु है, तो हम लोग फ्लो चार्ट को देखें एक बार जरा फिर से। तो क्या कहता है फ्लो चार्ट कि जब परमाणु आपको दे दिए गए, यानी कुल परमाणु की संख्या दे दी गई है, तो फ्लो चार्ट में आप बेसिकली कहां पर हैं, जरा इसको एक बार देखते हैं। ये एक सेकंड, हाँ, ये हमारा फ्लो चार्ट था। हमको दिए क्या गए, हम यहां पे बैठे हुए हैं इस जगह पर, यहां पर है। अब अगर यहां पर हैं तो इधर से हमको कहां जाना है, भार बताना है या आयतन बताना है, तो हमें पहले किधर जाना पड़ेगा, पहले कणों की संख्या निकालनी पड़ेगी, यानी कि O3 के अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। और जब O3 के अणु आ जाएंगे तो फिर हम मोल निकालेंगे, फिर कहीं हम भार में उसको व्यक्त कर पाएंगे। तो पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पर N1 नंबर से, जब हम इधर से इधर आते हैं तो N1 नंबर से गुणा करते हैं, लेकिन अगर इसका रिवर्स जाना हो तो भाग करना पड़ेगा। तो एक O3, अगर हमारे पास एक O3 अणु है, तो क्या आपको पता है इसमें कितने परमाणु हैं? अरे क्यों नहीं पता है, 3 परमाणु हैं। तो 3 परमाणु हमारे पास हैं। तो अगर ये एक अणु में 3 परमाणु हैं, तो हमें इस तरफ जाने के लिए बस क्या करना है, इसी 3 से ही डिवाइड कर लेना है, डिवाइड बाय N1 कर लेना है, यानी कि 3 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, चलो अब इसको आगे किधर सॉल्व करते हैं। तो 1.2 गुणे 10 की घात 24 में हमने क्या किया, 3 से भाग किया, तो हमारा 3 से भाग करने में आ गया 0.4 गुणे 10 की घात 24, या 4 गुणे 10 की घात 23, ठीक है ना। अब आ गया ये 4 गुणे 10 की घात 23। तो ये क्या आया अभी, ये तो कणों की संख्या, यानी कि O3 अणुओं की संख्या आई है, O3 अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। अब ये O3 अणुओं की संख्या से अब हमको मोल निकालना है। तो फ्लो चार्ट एक बार जरा फिर से देखिए। फ्लो चार्ट हमसे क्या कह रहा है कि अगर आपको अणुओं की संख्या से, यानी कणों की संख्या से अगर मोल निकालने हैं, तो एवोगैड्रो संख्या से भाग करना होगा। तो भाग कर लेते हैं, 4 गुणे 10 की घात 23 बटे एवोगैड्रो संख्या कितनी ले रहे हैं, 6 गुणे 10 की घात 23। इस प्रकार से इसका 2/3 मोल अप्रोक्स आंसर आ गया। तो 2/3 यहाँ जानबूझकर 6 ही लिया है, 6.022 नहीं लिया, कैलकुलेशन फिर प्रॉब्लम होता है, इस वजह से ये वैल्यू लेना बेटर रहता है। तो 2/3 मोल। तो इस तरह से हमारे O3 के मोल आ गए। किसके मोल आए हैं, O3 मोल। अब O3 मोल आ चुके हैं, तो जरा एक बार फ्लो चार्ट में देखते हैं कि कहां पहुंचे हम। तो पहुंच गए हम कुल परमाणु से कणों की संख्या, जो कि हमारी आई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 10 की घात 4 गुणे 10 की घात 23, यही आई थी ना, एक बार देख लो। तो 4 गुणे 10 की घात 23, फिर हमने क्या किया था, Na से डिवाइड किया था, तो कितनी वैल्यू आई थी इसकी, 2/3 मोल आ गए थे, आ गए थे। अब 2/3 मोल जब हमारे आ चुके हैं, अब हमको भार निकालना है। तो भार निकालने के लिए क्या करना होगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से गुणा करना है। तो O3 का अणु भार ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन 48, तो क्या करना है, केवल 48 से गुणा कर देना है। तो ठीक है, कर लेते हैं।
एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर थे हम लोग। तो अभी क्या करना है, हमारे पास 2/3 मोल आ चुके हैं, तो 2/3 मोल गुणे 48, तो भार ग्राम में आ गया भार ग्राम में। अच्छा, इसी को अगर आयतन में व्यक्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 गुणे आयतन में व्यक्त करने के लिए जब मोल दिए गए हों तो 22.4 से गुणा करनी है। फ्लो चार्ट साफ साफ कह रहा है, तो 22.4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आयतन आ जाएगा। कुल प्रोटॉन, अब कुल प्रोटॉन निकालने तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक O3 अणु में कितने प्रोटॉन होते हैं पहले ये तो निकालें। तो एक O3 अणु में प्रोटॉन होते हैं ऑक्सीजन के 8, दूसरे ऑक्सीजन के भी 8, तीसरे ऑक्सीजन के भी 8, कुल मिला के 24। तो 24 से और गुणा कर लेनी है, जो कि हमारा प्रोटॉन की संख्या के लिए शायद N3 से डिनोट किया था, तो वो N3 नंबर हमारा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2/3 गुणे 22.4 गुणे 24, तो ये हमारे कुल प्रोटॉन आ गए। तो हमारा क्वेश्चन हल हो गया बहुत आसानी से, बस फ्लो चार्ट को अच्छे से हमने समझा और सॉल्व हो गया। एक और ट्राई करते हैं। अब जैसे कह दिया जाए कि मेरे पास 3 ग्राम कार्बोनेट है, कितना है, 3 ग्राम कार्बोनेट है, भार दे दिया गया है। अब भार दे दिया गया है तो इसको हमें बताना है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। इसमें क्या बताने हैं, इसके इस क्वांटिटी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये हमको बताना है, कुल इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अब कुल इलेक्ट्रॉन तो सीधे तौर पे तो नहीं आ सकते, पहले हमें क्या, इस 3 ग्राम को अगर हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकालने तो फ्लो चार्ट हमें क्या कर रहा है, पहले बाहर से मोल में आओ, मोल से कणों की संख्या में आओ, कणों की संख्या से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में आओ। तो भार 3 ग्राम दिया हुआ है, 3 ग्राम से हमको जाना है मोल की संख्या में, तो 3 बटे क्या करना पड़ेगा, जो इसका अणुभार है, अणुभार वैसे तो ये आयन है, लेकिन आयन का जो मोलर मास है वो लगभग बराबरी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से मास में अंतर कुछ खास नहीं आता। तो अब अपन क्या ले लेते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सब मिला के कितना 60, तो 30/60 यानी कि 1/20 हमारे मोल आ गए। पहली बाधा तो पार हो गई। अब आते हैं तो मोल्स के बाद फिर हमें कहाँ जाना है, कणों की संख्या में जाना है। तो कणों की संख्या कैसे प्राप्त की जा सकती है, एवोगैड्रो नंबर से गुणा करने के प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो हमारे मोल आए थे, पहले हमने मोल निकाला, फिर क्या निकाला, 1/20 गुणे Na। अब ये Na से गुणा करते ही ये संख्या किसमें परिवर्तित हो गई, ये परिवर्तित हो गई कणों की संख्या में, यानी कि कार्बोनेट आयनों की संख्या में परिवर्तित हो गई। किसमें परिवर्तित हो गई, कार्बोनेट आयन आ गए। ये हमारी कार्बोनेट आयनों की संख्या आ गई, यानी कि कणों की संख्या आ गई। अब कणों की संख्या के बाद अब हम जा सकते हैं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो कुल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो पहले तो हमें क्या चाहिए, एक कण, यानी कि एक कार्बोनेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो एक कार्बोनेट आयन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के 6 ले लेंगे, कार्बोनेट आयन है ये, तो 6 तो कार्बन के ही हो गए, ऑक्सीजन के 8 और 3 ऑक्सीजन है तो 8 गुणे 3 कर लिया। अच्छा, 2 नेगेटिव चार्ज भी लगा हुआ है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 24 + 6 30 32। तो इस तरह से 32 इलेक्ट्रॉन तो केवल एक कार्बोनेट आयन में। लेकिन हमारे पास कार्बोनेट आयन कितने हैं, तो भाई हमारे पास तो कार्बोनेट आयन तो ये आए थे, कुल कार्बोनेट आयनों की संख्या तो ये आई थी। इसी में हमें क्या करना है, इस 32 से गुणा कर लेनी है, यानी कणों की संख्या से हमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए केवल इस संख्या में 32 से गुणा करना है। कुल इस तरह से 1/20 गुणे Na गुणे 32 आ गया हमारा आंसर। गुणा तो कर ही लोगे। तो इस तरह से कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई। अच्छा, एक इसमें बात और कर लेते हैं, मान थोड़ा सा अलग हटके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि मान लेते हैं ये कार्बोनेट आयन कि से उत्पन्न होने वाले कुल चार्ज की मात्रा पूछ ली जाए, कुल चार्ज कितना, चार्ज जैसे हम कूलम में व्यक्त करते हैं, तो कुल चार्ज कितना होगा हमें क्या बताना है। इस 3 ग्राम कार्बोनेट में कुल आवेश
हमें बताना है, क्या बताना है? कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे बता सकते हैं? तो कुल आवेश तो तभी बता सकते हैं जब हमें कुल इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज रूप में हो, आवेशित रूप में हो, जिनकी वजह से चार्ज उत्पन्न हो रहा हो, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सही नंबर पता हो। तो इसके लिए हमें अगर कुल आवेश निकालना है तो पहले क्या निकालना है? कुल आवेशित इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, कुल आवेशित जिनकी वजह से चार्ज उत्पन्न हो रहा है। तो एक कार्बोनेट आयन में वैसे तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी निकाला हम लोगों ने 32 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या सभी के लिए सभी क्या चार्ज उत्पन्न करने वाले हैं? तो भाई नहीं, सभी नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी तो हैं, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देना है। इसी प्रकार ऑक्सीजन में 8 एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो आवेश आ रहा है कार्बोनेट में वो 2 नेगेटिव आ रहा है, 2 नेगेटिव इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही आ रहा है आवेश। तो आवेशित इलेक्ट्रॉन तो केवल 2 कंसिडर किए जाएंगे। तो कुल आवेशित इलेक्ट्रॉन एक कार्बोनेट आयन में हमारे इलेक्ट्रॉन, आवेशित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 आवेशित इलेक्ट्रॉन एक कार्बोनेट आयन में है, आवेशित इलेक्ट्रॉन एक कार्बोनेट आयन में है। तो कार्बोनेट आयन हमारे पास टोटल कितने थे? तो हमारे पास टोटल कार्बोनेट आयन तो इतने थे जो अभी थोड़ी देर पहले किया। अगर एक कार्बोनेट आयन में 2 आवेशित इलेक्ट्रॉन है तो एक कार्बोनेट आयन में अगर 2 आवेशित इलेक्ट्रॉन है तो इन टोटल कार्बोनेट आयन में आवेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल आवेशित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1/20 गुणे Na गुणे कितना? 2, 32 नहीं। समझ गए बात? सही है। तो इस तरह से आवेशित इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी तो हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली है, अभी हमको चार्ज निकालना है, कुल आवेश निकालने को कहा गया था। तो एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, है ना। अब ये ऋणात्मक आवेश होता है, तो अभी हमें केवल आवेश की मात्रा बतानी, तो 1.6 गुणे 10 की घात -19 इतना इसका आवेश है एक इलेक्ट्रॉन का। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन? हमारे पास तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, 1/20 इंटू Na इंटू 2, इतने आवेशित इलेक्ट्रॉन है। तो कुल आवेश अगर निकालना है तो हमको क्या करना है? इस नंबर को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा? तो कुल आवेश बराबर 1/20 जो कि मोल संख्या थी गुणे Na किया, कार्बोनेट आयनों की संख्या टोटल आ गई, कुल कणों की संख्या आ गई, फिर इसमें 2 से गुणा किया तो कुल इलेक्ट्रॉन आ गए, कुल आवेशित इलेक्ट्रॉन आ गए। और इसी में अगर हमने गुणा कर दी 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, तो वो 1 फैराडे के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम लगभग। तो अब तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये आ जाएगा 96,500 डिवाइडेड बाय 10, तो 9650 कूलम। ठीक है, कितना आंसर आ गया? 9650 कूलम। तो इस तरह से हमने आवेश की गणना कर ली। तो सबसे पहले हमें फ्लो चार्ट के लिए 4-5 एक्सरसाइजेस खुद से सॉल्व करनी चाहिए। जब आप एक बार पूरा फ्लो चार्ट 4-5 एक्सरसाइजेस कर लेंगे तो मुझे पक्का यकीन है आपको भी मोल कंसेप्ट की प्रॉब्लम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कम से कम 4-5 एक्सरसाइजेस खुद से स्वयं से ऐसे जरूर कर ले अपने आप, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा और फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आज इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं रस सममिति गणनाओं से संबंधित क्वेश्चन वो डिस्कस करूंगा, उसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, और सीमांत अभिकर्मक क्या होता है और वो अभिक्रिया में कैसे रोल प्ले करता है उसके बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे जो सामान्यतः
अब विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।